हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में टाइट्रेशन के बारे में बात की थी। ठीक है, हमने देखा था कि टाइट्रेशन जो होती है हम लेबोरेटरी वगैरह में करवाते हैं किसी भी अननोन सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के लिए विद द हेल्प ऑफ ए नोन और ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो कैसे हम अननोन सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं, उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है आपका इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड। ठीक है, अलग अलग टाइप की डिफरेंट टाइप की आपकी क्या है टाइट्रेशंस होती है। ठीक है, अलग अलग टाइप की आपकी रिएक्शंस होती है। तो जो टाइट्रेशंस का तरीके होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में या फिर रेडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में, जहाँ पे आपकी रेडॉक्स क्या होती है, रिएक्शंस होती है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन से। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है रेडॉक्स टाइट्रेशन। तो यहाँ होगा क्या, रेडॉक्स रिएक्शन होगी, उसमें हम टाइट्रेशन के बारे में बात करेंगे। तो रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है। मतलब एक तो आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट होता है और एक क्या होता है, एक आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट होता है। एजेंट जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जब हम इक्विवेलेंट पॉइंट की बात करेंगे या इक्विवेलेंस पॉइंट की बात करेंगे, तो इक्विवेलेंस पॉइंट पर क्या होता है, दोनों के इक्विवेलेंट क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। किसके? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के और रिड्यूसिंग एजेंट के। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट ही यही कहता है। ठीक है, कि इक्विवेलेंस पॉइंट पर आपके जो भी रिएक्टेंट है या फिर जो भी प्रोडक्ट है उनके सबके इक्विवेलेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और यही हमें काम में लेना है। रेडॉक्स रिएक्शन में होता क्या है, आपके पास एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है और आपस में मिलकर ये क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, और हमें पता है कि एट इक्विवेलेंस पॉइंट इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट will be equal to equivalent of reducing agent। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो हमें काम में लेना है हर एक क्वेश्चन के अंदर, न्यूमेरिकल के अंदर। ठीक है, जैसे अगर हम एक क्वेश्चन करें, न्यूमेरिकल करें, ठीक है, फाइंड द मोल्स ऑफ oxalate which is used to combine या फिर आप देख सकते हो टू रिएक्ट with 5 moles of KMnO4 in acidic solution और इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, ये क्वेश्चन मान लो आपको दिया गया है। ठीक है, फाइंड द मोल्स ऑफ ऑक्सीलेट, या फिर आप सिंपल लिखिए ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड लिख लेते हैं क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड से जब H+ निकलता है तब ऑक्सीलेट बनता है, तो ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, क्योंकि हमने भी यहाँ पे पूरा कंपाउंड लिया है, MnO4 माइनस आयन नहीं लिया, तो वहाँ पे भी आप ऑक्जेलिक एसिड लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द मोल्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। पहले तो ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है, ऑक्जेलेट आयन हमने देखा था, दैट इज C2O4 2- होता है। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है, यहाँ से 2 माइनस हटाइए, H2 लगा दीजिए, तो H2C2O4, ये किसका फॉर्मूला होता है, आपके ऑक्जेलिक एसिड का। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द मोल्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड विच इज यूज्ड टू कंबाइन और रिएक्ट विथ 5 मोल्स ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। अब रिएक्शन होती है भैया KMnO4 की किसके साथ, ऑक्जेलिक एसिड, दैट इज H2C2O4 इन एसिडिक मीडियम, H+ की प्रेजेंस में। हमें पता है, आपको भी पता होगा
कि एसिडिक मीडियम में KMnO4, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका +7, +7 से कहाँ जाता है, बिल्कुल करेक्ट, +2 में, ठीक है। और C2O4 2- कार्बन यहाँ +3 में है, तो ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है कार्बन को, किस में, CO2 में। नहीं पता, भूल गए, पुराना रिवाइज कीजिए, ठीक है। किस में ऑक्सीडाइज करता है, CO2 में, मतलब +4 में। बस ये रिएक्शन आपने अगर लिख ली है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व है। कैसे, हम इक्वल करेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ H2C2O4, that is oxalic acid. Equivalents of KMnO4 will be equal to equivalent of H2C2O4, ठीक है। बस अब आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट्स निकालने हैं, ठीक है, निकाल लीजिए। फॉर्मूला बताया था मैंने, 2-3 फॉर्मूले बताए थे इक्विवेलेंट के। कौन सा फॉर्मूला काम में आ सकता है यहाँ पे, क्योंकि मोल्स दिए हैं तो मोल्स इंटू एन फैक्टर वाला काम में आ सकता है। एन फैक्टर निकाल लीजिए Mn का, KMnO4 का अगर हम निकालें तो ये +7 से गया +2 में, कितने का चेंज, 5 का, तो एन फैक्टर तो इसका हो जाएगा 5, ठीक है। +3 से गया +4, 1 का चेंज, ठीक है, 1 का चेंज, इंटू कार्बन है 2, तो 1 × 2 दैट इज 2, तो इसका एन फैक्टर हो गया आपके पास 2। लगा दीजिए फॉर्मूला। मोल्स, इसके मोल्स तो हमें पता करना है, तो मोल्स ऑफ KMnO4 इंटू उसका एन फैक्टर 5 विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ, सॉरी इसके मोल्स तो हमें पता है 5 इंटू एन फैक्टर 5 विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ दिस, ये हमें पता करना है, इंटू इसका एन फैक्टर है 2, तो यहाँ से आपके पास मोल्स आ जाएंगे, दैट विल बी 25/2 दैट इज 12.5 मोल। इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सोल्व करना है। आई होप क्लियर होगा, इसे नोट कीजिए। फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपको कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर K2Cr2O7 required K2Cr2O7 required to oxidize 35 ml of 0.5 मोलर FeSO4, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है, और आपको दिया है इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। कभी मान लो आपको अगर एसिडिक मीडियम दिया भी नहीं है तो आपको क्वेश्चन से देख लेना है, अगर क्वेश्चन में कोई हिंट है तो, और अगर नहीं है तो हमेशा बाय डिफॉल्ट एसिडिक मीडियम मान के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके ट्राई भी कर सकते हो। चलिए देखिए, अब हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ दिस कॉन्सेंट्रेशन K2Cr2O7 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 35 ml ऑफ दिस मोलर FeSO4 सॉल्यूशन। सबसे पहले तो रिएक्शन आपको लिखना आना चाहिए, दैट इज K2Cr2O7 हमें पता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइज करता है। अभी यहाँ पे आपको पास दिया हुआ है Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो हमें पता है K2Cr2O7 Fe+2 को किस में ऑक्सीडाइज करता है, बिल्कुल सही, +3 में ऑक्सीडाइज करता है। क्लियर है,
बस इतना सा आपको पता होना चाहिए, आगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। और Cr+6 से कहाँ जाता है, एसिडिक मीडियम में +3 में रिड्यूस होता है। क्लियर है, ये मैंने आपको बताया भी था रिएक्शंस करते टाइम। अगर इतना आपने कर लिया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व है, ठीक है। इनके एन फैक्टर निकाल लीजिए। सबसे पहले 6 से चेंज होगा आपका 3 का चेंज इंटू 2 दैट इज 6, तो इसका एन फैक्टर हो गया आपके पास 6। यहाँ +2 से गया +3 में, कितने का चेंज, 1 का चेंज, एन फैक्टर हो गया 1 क्योंकि एफ ही है 1। क्लियर। अब देख लीजिए ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसके इक्विवेलेंट को इसके इक्विवेलेंट के इक्वल कर दीजिए। इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 will be equal to equivalent of FeSO4, ठीक है। इक्विवेलेंट का फॉर्मूला फिर से, मोल्स तो आपको दिया नहीं है, इस बार आपको दी है मोलरिटी, जबकि हम डील करते हैं किसके साथ, नॉर्मेलिटी के साथ। तो नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, नमन, मैंने आपको याद करने के लिए बोला था, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। आपको मोलरिटी दी हुई है, दोनों की दी हुई है, एन फैक्टर दोनों का है, मतलब आपको नॉर्मेलिटी है दोनों की। क्लियर है। इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना है इसका तो हमें निकालना है, तो इसका V मान लीजिए इंटू इसकी नॉर्मेलिटी N1 विल बी इक्वल टू, इसका वॉल्यूम कितना दिया है 35 ml। अब यहाँ ml में है तो यहाँ पे भी वॉल्यूम जो आएगा ml में ही आएगा, ठीक है ना। इंटू इसकी नॉर्मेलिटी N2, तो V इंटू N1 को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। मोलरिटी कितनी है 0.1 इंटू एन फैक्टर कितना है 6 विल बी इक्वल टू 35 इंटू इसकी मोलरिटी कितनी है 0.5 इंटू एन फैक्टर है 1। बस अब आप यहाँ से क्या कर लीजिए, वॉल्यूम निकाल लीजिए। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, ये 35 इंटू 5 डिवाइड बाई 6, आप कर लीजिएगा इतने सी कैलकुलेशन, यही आपका क्या है फाइनल आंसर है। क्लियर है। तो इस टाइप से छोटे मोटे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। क्लियर है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, देखिए ठीक है ना, तभी आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। क्वेश्चन 3, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ द KMnO4 required in acidic medium calculate the moles of KMnO4 required in acidic medium to completely oxidize 2 moles of ferrous oxalate। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। क्लियर है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए किसका, फेरस ऑक्सीलेट का। देखिए फेरस वर्ड आयरन हमेशा 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, +2 और +3, ठीक है। +2 जो लोअर वाली होती है उसके लिए S लगाते हैं फेरस, और जो +3 वाली होती है उसके लिए हम लगाते हैं इक, दैट इज फेरिक। तो
तो फेरस लिखा है मतलब ये Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। क्लियर है? फॉर्मूला देखो बनाना भी आना चाहिए, ठीक है ना। और ऑक्सीलेट होता है आपके पास C2O4 2-। क्लियर है? तो यहाँ से आपके पास फेरस ऑक्सीलेट का फॉर्मूला आ जाता है, दैट इज FeC2O4। बस आधे बच्चे तो यहीं पे लुढ़क जाएंगे जिनको फॉर्मूला ही नहीं आएगा, और जिनको आ जाएगा तो आगे कुछ और प्रॉब्लम में अटक जाएंगे। तो इसी तरह से अटकाया जाता है। स्टार्ट करते हैं हम कि MnO4 की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, FeC2O4 के साथ में, और कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। क्लियर है? आप चाहो तो अभी भी वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं अगर आप फॉर्मूले में अटके हो तो, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं कि MnO4 FeC2O4 फेरस ऑक्सीलेट के साथ एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करता है। ठीक है, तो हमें पता है कि एसिडिक मीडियम में KMnO4 Mn+7 से कहाँ जाता है, +2 में जाता है। क्लियर? और सामने वाले को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। तो आपने लिखा Fe+2 से कहाँ जाएगा, +3 में। क्लियर? अगर आपने इतना लिख के इक्वेशन को सोल्व कर दिया फिर भी आपका आंसर नहीं आएगा, और अगर आंसर आएगा तो गलत आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ आपने केवल और केवल Fe को +2 से +3 में पहुंचाया है। यहाँ पे जो Mn होता है KMnO4, वो जो कार्बन होता है ऑक्सीलेट, उसको भी क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। किसमें, CO2 में। अभी हमने क्वेश्चन देखा था। तो कार्बन यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वो कहाँ ऑक्सीडाइज होगा, CO2 दैट इज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन में। पहले फॉर्मूला आना चाहिए, उसके बाद ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे दोनों कंपाउंड क्या हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। ठीक है, जल्दबाजी में स्टूडेंट एक को ही ऑक्सीडाइज करते हैं, एक को नहीं करते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखा करो क्वेश्चंस में कभी भी देखो आप तो देखो कि कहीं दोनों आपके जितने भी एटम्स हैं वो सब तो ऑक्सीडाइज नहीं हो रहे हैं। ठीक है ना, तब आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। इतना कर लिया फिर क्वेश्चन खत्म। इसका एन फैक्टर KMnO4 का कितना होता है, 5। ठीक है, यहाँ से +2 से गया ये आपका +3 में, कितने का चेंज, 1 × 1 दैट इज 1। +3 से गया +4, कितने का चेंज, 1 × 2 दैट इज 2। मतलब +2 से गया +3, एक इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, लॉस हुआ। और कार्बन भी +3 से गया +4, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, C2 है ना। तो कुल मिला के इस रिएक्शन में आपके 3 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है, या फिर दोनों जगह क्या हो रहा है, +2 से +3, +3 से +4 ऑक्सीडेशन हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसका जो एन फैक्टर हम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, दोनों को ऐड करके, दैट इज 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। क्लियर? इतना हो गया। अब क्या बचा हुआ है, मोल्स इनटू एन फैक्टर लगा तो इक्विवेलेंट को बराबर कर दो। इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 will be equal to equivalents of FeC2O4। ठीक है, इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला मोल्स इनटू एन फैक्टर, इसके मोल्स हमें निकालने, इनटू एन फैक्टर कितना है, 5 विल बी इक्वल टू, इसके मोल्स कितने दिए हुए, 2 मोल्स दिए हुए, इनटू एन फैक्टर 3। तो एन की वैल्यू आ गई 6/5 दैट इज 1.2 मोल। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं जहां पर आपको थोड़ा अटकाया जा सकता है। क्लियर है? चलिए इसे नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ 12.5 ml ऑफ 0.05 मोलर SeO2 सेलेनियम ऑक्साइड, ठीक है, रिएक्टेड एग्जैक्टली विथ 25 ml of 0.1 m CrSO4 chromium sulfate. In the reaction Cr+2 is oxidized to Cr+3, मतलब Cr ऑक्सीडाइज हो रहा है, +2 से +3 में जा रहा है। ठीक है,
कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट टू विच सेलेनियम इज कन्वर्टेड। सेलेनियम यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। रिएक्शन हो रही है, से SiO2 और CrSO4 की आपस में रिएक्शन हुई, ठीक है। Cr+2 में था, वो कन्वर्ट हुआ Cr+3 में। अब सेलेनियम +4 से किसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हुआ, तो आपको वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हुआ, +1 2 3 4 -1 2 3 4 किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो आपको पता करना है। क्लियर है? क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है। अभी आप एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए SiO2 की रिएक्शन हुई किसके साथ, CrSO4 के साथ, ठीक है। तो Cr यहाँ पर +2 में है, क्रोमियम +2 से गया ये +3 में, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ इसका। क्लियर है? Fe+4 में है और ये +4 से किसी X ऑक्सीडेशन स्टेट में गया, ठीक है, किसी X ऑक्सीडेशन स्टेट में गया ये। क्लियर? अपने को X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए कॉन्सेप्ट तो लगेगा इक्विवेलेंट का, ठीक है, क्योंकि आपको वॉल्यूम दिया है, मोलरिटी दिया है। अगर एन फैक्टर आप निकाल लो तो इसके इक्विवेलेंट आप इसके इक्विवेलेंट के इक्वल कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है कि एन फैक्टर कैसे निकालें, ठीक है। एन फैक्टर निकालना अपने लिए थोड़ा चुनौती भरा है। क्यों? क्योंकि देखिए Cr+2 से +3 में गया, एक का चेंज इंटू क्रोमियम 1 दैट इज 1, तो CrSO4 के लिए तो एन फैक्टर आ गया आपके पास 1। क्लियर है? इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आती है कि यहां से +4 से ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट में गया, X में गया। एन फैक्टर निकालना है तो हम 4 - x लिखें या x - 4 लिखें, दोनों में से एक एन फैक्टर होगा, 4 - x या फिर x - 4। बस यहीं पे क्वेश्चन को आपने को सोल्व करना है। अगर यहाँ पे कर लिया तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद कुछ नहीं बचा है, फिर तो इक्विवेलेंट्स बराबर कर देना, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए बात ऐसा है कि आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन को देख के कि यहाँ पे Cr+2 से +3 में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर एक कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा कंपाउंड क्या होगा, रिड्यूस होगा। क्या होगा? रिड्यूस होगा। +4 इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो +4 से कहाँ जाएगा, उससे नीचे ही जाएगा। तो x की वैल्यू 4 से क्या होगी, कम होगी। तो n फैक्टर हम निकालेंगे तो उसकी वैल्यू होगी 4 - x। क्या होगी? 4 - x। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास, क्या कर दीजिए, इक्विवेलेंट्स ऑफ SiO2 विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ CrSO4, ठीक है। इसके इक्विवेलेंट, इसका क्या दिया हुआ, वॉल्यूम दिया, फिर मोलरिटी दी हुई, नॉर्मेलिटी नहीं दी हुई, तो फिर हमें काम में लेना पड़ेगा नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर हमने निकाल लिया, मोलरिटी अपने को दी हुई है, वॉल्यूम अपने को दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं दैट इज 12.5 ml वॉल्यूम इंटू नॉर्मेलिटी N1 इक्वल टू वॉल्यूम इंटू नॉर्मेलिटी N2, ठीक है। V1 V2 ले लीजिए। वॉल्यूम कितना है, 12.5 ml इंटू नॉर्मेलिटी कितनी होगी, 0.05 इंटू इसकी एन फैक्टर दैट इज 4 - x विल बी इक्वल टू V2 कितना है, 25 ml इंटू इसकी भी मोलरिटी दी हुई है 0.1 इंटू एन फैक्टर कितना है, 1। बस इसको सोल्व कर लीजिए, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए 12.5 से जाएगा ये 25 2 टाइम्स, ठीक है, और यहाँ पे 0.05 है। देखिए 0.05 और यहाँ पे है 2 इंटू 0.1 कितना होगा, 0.2, ठीक है। तो 0.2 डिवाइड बाई 0.05 कितना बार जाएगा, 4 टाइम्स। यहाँ से ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, 4 टाइम्स। तो आपके पास 4 - x की वैल्यू आएगी 4 और x की वैल्यू आएगी 0।
और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। मतलब सेलेनियम क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है +4 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पर। क्लियर है। तो इस तरह के थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस है, आपको थोड़ा अपना थॉट डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है ना, कि क्वेश्चन को हम किस तरीके से कर सकते हैं। अलग अलग तरीके होते हैं क्वेश्चंस को पूछने के। क्लियर। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं हम। चलिए तो एक क्वेश्चन मैंने आपको और दिया है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2.5 ग्राम ऑफ ए सैंपल of more salt react completely with 50 ml of n/10 KMnO4 solution। n/10 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसकी नॉर्मेलिटी है 1/10, दैट इज 0.1 नॉर्मल, ठीक है ना। ऐसा लिखा हुआ आता है n/10 n/5, इसका मतलब 1/10 1/5, n/20 लिखा हुआ है, इसका मतलब 1/20, मतलब 0.05 n नॉर्मल, वो क्या है उसकी नॉर्मेलिटी है, ठीक है। ऑफ n/10 KMnO4 solution in acidic medium, ठीक है। कैलकुलेट द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मोर सोल्ट, आपको मोर सोल्ट की परसेंटेज प्योरिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चलिए पहली बात तो हम देखते हैं कि मोर सोल्ट होता क्या है। तो देखिए मोर सोल्ट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2, इसे हम बोलते हैं मोर सोल्ट। क्या बोलते हैं, मोर सोल्ट। दिस इज हाइड्रेटेड फेरस अमोनियम सल्फेट, ठीक है। इसका नाम होता है हाइड्रेटेड फेरस अमोनियम सल्फेट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मोर सोल्ट। फॉर्मूला याद रखना काम में आता है, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में फॉर्मूला दिया हुआ कभी रहता है कभी नहीं रहता है, ठीक है। चलिए इसका जो मोलर मास होता है, मोलर मास वो होता है 392, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। क्लियर। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझते पहले आपको एक सैंपल दिया हुआ है, एक सैंपल दिया हुआ है 2.5 ग्राम का, ठीक है। चलिए मोहर सोल्ट का इसी का सैंपल दिया हुआ है 2.5 ग्राम, रिएक्ट करता है किसके साथ, इतने ml इतने नॉर्मेलिटी KMnO4 सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। अपने को पूछ रहा है परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मोहर सोल्ट, मोहर सोल्ट की परसेंटेज प्योरिटी। इसका मतलब ये जो आपको सैंपल दिया है मोहर सोल्ट का, ये इम्प्योर है, तभी वो प्योरिटी पूछ रहा है, मतलब ये इम्प्योर है। तो इम्प्योर के अंदर होता क्या क्या है, प्योरिटी होगी, एक तो प्योर सब्सटेंस होगा और एक क्या होगी, इम्प्योरिटी होगी। या तो प्योर सब्सटेंस होगा और उसमें साथ में क्या मिली हुई है, इम्प्योरिटीज मिली हुई है, ठीक है। और अपने को पूछ रहा है परसेंटेज प्योरिटी, तो परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालेंगे हम, दैट विल बी मास ऑफ प्योर सब्सटेंस। अगर हम यहाँ से निकालते हैं डिवाइड बाय टोटल मास, टोटल मास जो सैंपल का दिया हुआ है इंटू 100 कर दीजिए, मतलब परसेंटेज प्योरिटी अगर आपको निकालनी है दैट विल बी इक्वल टू W वेट ऑफ प्योर सब्सटेंस डिवाइड बाय टोटल मास 2.5 इंटू 100 कर दीजिए, यहाँ से परसेंटेज प्योरिटी आ जाएगी। अब निकालना क्या है आपको, मास ऑफ प्योर सब्सटेंस। वो कहाँ से निकलेगा, वो निकलेगा यहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मोहर सोल्ट का सॉल्यूशन है, मोहर सोल्ट वो रिएक्शन कर रहा है इसके साथ कंप्लीटली एसिडिक मीडियम में। अब जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है वो तो रिएक्शन करेगी नहीं कभी, रिएक्शन कौन करेगा, जो प्योर होगा वही तो रिएक्शन करेगा, इम्प्योरिटीज तो रिएक्शन करेगी नहीं। बस दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर कर दो, इसका मास ले आ जाएगा उससे, और मास को यहाँ पुट कीजिए, परसेंटेज प्योरिटी आ जाएगी, सिंपल। देखिए हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट्स ऑफ मोहर सोल्ट विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। अब देखिए KMnO4 ऑक्सीडाइज एजेंट है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा,
सामने वाला कौन है, मोहर सोल्ट, इसको ऑक्सीडाइज करेगा। यहाँ पर आयरन प्रेजेंट है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मोहर सोल्ट मतलब KMnO4 जो होता है +2 को कहाँ भेजता है, +3 में, एक का चेंज, और एन फैक्टर कितना होता है 1, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो ध्यान रखनी है कि ये +2 से कहाँ जाएगा आपका Fe +3 में जाएगा, और इसके लिए जो एन फैक्टर होगा वो कितना होगा 1 होगा, यहाँ के लिए एन फैक्टर 1 होगा। क्लियर है। चलिए इक्विवेलेंट ऑफ मोहर सोल्ट, आपको मास दिया हुआ है, इक्विवेलेंट्स निकालने हैं, कोई दिक्कत नहीं, मास से निकाल लीजिए, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास मतलब मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, मोलर मास कितना है 392 डिवाइड बाय एन फैक्टर, मोलर मास मोहर सोल्ट का एन फैक्टर 1 विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 क्या दिया है। अब देखिए यहाँ पर ml में दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ से हमें क्या मिलेंगे, इक्विवेलेंट्स मिलेंगे। अगर मैंने यहाँ पे वॉल्यूम ml में लिख दिया तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेंगे, मिली इक्विवेलेंट मिलेंगे, तो अपने पास यूनिट चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे भी आपको इक्विवेलेंट ही लाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ml को किस में कन्वर्ट करो, लीटर में, तो 50 डिवाइड बाई 1000 ये हो गया लीटर में, ठीक है। वॉल्यूम इनटू नॉर्मेलिटी दैट इज 1/10, क्लियर, ये हो गया इक्विवेलेंट KMnO4 के। और बचा क्या, अच्छा हमने गलती कर दी यहाँ पे, हमने इसका पूरा मास ले लिया, जबकि जो प्योर होगा वही तो रिएक्ट करेगा, तो उसको हमें x लेना पड़ेगा, तभी तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये कैंसिल होगा आपका, 0 से 0 कैंसिल, 5 × 392 डिवाइड बाई 1000, ठीक है। x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी, 392 × 5, 392 × 5 1960 डिवाइड बाई 1000, तो आएगा आपके पास 1.96 ग्राम। तो आपके पास सैंपल था 2.5 ग्राम, जिसमें से प्योर सब्सटेंस जिसने KMnO4 के साथ रिएक्शन की वो था केवल और केवल 1.96 ग्राम। बस यहाँ पुट कर दीजिए, परसेंटेज प्योरिटी विल बी इक्वल टू 1.96 डिवाइड बाई 2.5 इंटू 100, ये आपके आसपास आएगा लगभग 78% के आसपास इसका आंसर आएगा, ठीक है। एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो 78.4% के आसपास इसका आंसर आएगा, दैट्स इट, सिंपल, क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना, जहाँ पर आपको मिक्स करके क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ठीक है ना, एडवांस टाइप में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, या नीट में अच्छे क्वेश्चंस बनाने हो, हार्ड क्वेश्चन बनाने हो, तो इन कॉन्सेप्ट को यूज किया जा सकता है। यहाँ पे 2 से ज़्यादा 2-3 कॉन्सेप्ट आपके काम में आते हैं, ठीक है। चलिए इसको आप याद रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए तो एक क्वेश्चन और करते हैं हम, ये अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना, आपके रेडॉक्स टाइट्रेशन के लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 5.5 ग्राम ऑफ मिक्सचर ऑफ FeSO4.7H2 एंड Fe2SO4 होल थाइज .9H2, Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहाँ पे, इसे हम बोलते हैं फेरस सल्फेट, Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसे हम बोलते हैं फेरिक सल्फेट, क्लियर है। चलिए रिक्वायर्ड 5.4 ml ऑफ 0.1 N नॉर्मल KMnO4 फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है। फिर से सेम टू सेम जो लास्ट वाला क्वेश्चन था वैसे का वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत चेंजेस किया हुआ है, ठीक है। मतलब आपको ऊपर वाले के इक्विवेलेंट को इक्वल करना है नीचे वाले के इक्विवेलेंट के, KMnO4 के इक्विवेलेंट के, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है मोल्स ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक सल्फेट, फेरिक सल्फेट मतलब ये वाला जो पोर्शन है, फेरिक सल्फेट इन द मिक्सचर, 5.5 ग्राम मिक्सचर है दोनों का, और आपको पूछा है इसके मोल्स, आपको केवल पूछे गए, ठीक है, मिक्सचर के लिए। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे, आपको मिक्सचर दिया हुआ है, फिर से मिक्सचर, और मिक्सचर का वेट है 5.5 ग्राम,
इस मिक्सचर में आपके पास दो चीज़ें हैं, ठीक है। एक तो FeSO4.7H2 और एक है आपके पास Fe2SO4 होल थ्राइस .9H2, ठीक है। इसके मोल्स पूछे हैं आपको, ठीक है। इसके मोल्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मास निकालना पड़ेगा। इसका मास अपॉन इसका मोलर मास तो आपको दिए ही वो है ये, तो मास अपॉन मोलर मास करके मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। इसका मास हमें निकालना है, ठीक है। चलिए अब देखिए, रिएक्शन होगी KMnO4। KMnO4 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या करता है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। अब हमें देखना है कि मिक्सचर है, मिक्सचर में आपके पास दो कंपोनेंट है, तो KMnO4 किसका ऑक्सीडाइज करेगा या किसका ऑक्सीडेशन करेगा। यहाँ पे Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में और ये वाला Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो क्या KMnO4 फेरिक सल्फेट को ऑक्सीडाइज करेगा, जो ऑलरेडी +3 में, नहीं करेगा ना। किसको ऑक्सीडाइज करेगा, इसको। अगर इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो इसके इक्विवेलेंट को आप किसके इक्वल करोगे, इस KMnO4 के इक्विवेलेंट के बराबर। दैट्स इट, क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। मान लो इसका ग्राम है, x ग्राम दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, 5.5 टोटल है, तो 5.5 माइनस x, ठीक है। x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, क्लियर है। चलिए हम इक्वल करेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4.7H2 विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, ठीक है, क्योंकि ये +2 से और +2 से +3 में जाएगा, लेकिन ये +3 से तो आगे तो जाएगा नहीं, ठीक है ना। तो इसके इक्विवेलेंट को इक्वल कर दो। मास आपको दिया है x डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। मोलर मास कितना है 278 डिवाइड बाय एन फैक्टर कितना होगा 1, क्योंकि +2 से जाएगा +3, एक का चेंज, एक ही आयरन है तो एन फैक्टर 1 होगा। दिस विल बी इक्वल टू KMnO4 के लिए 5.4, फिर से ml में दिया हुआ है, यहाँ इक्विवेलेंट आएंगे, अगर ml में ले लोगे तो उधर मेले इक्विवेलेंट आएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि ये लीटर में कन्वर्ट हो, ठीक है। इनटू नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी कितनी है 0.1, क्लियर है। बस सिंपल है, यहाँ से आप सोल्व कर लीजिए। x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 5.4 इंटू 0.1 इंटू 278 डिवाइड बाई 1000। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो देखिए, या तो आप KLC है उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी अगर नॉर्मल हम करें तो 3 to 5 15 0.15 के आसपास इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। आप कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा, 0.15 के आसपास, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ पुट करूँ, क्योंकि ये x की वैल्यू है और हमें इसका मोल निकालना है तो इसका मास निकालना पड़ेगा, तो मास के इक्वल हो जाएगा आपके 5.5 माइनस 0.15, ठीक है। तो मास आ जाएगा आपके पास 5.35 ग्राम, ठीक है। मोल्स आ जाएंगे आपके पास, मास अपॉन मोलर मास कितना है 562, क्लियर है। इसको सोल्व कर लीजिएगा, ये वैल्यू आएगी आपके पास अराउंड 10 टू द पावर इसको अगर हम कितना लेके 9.1 के आसपास आएगी। -9.1 के आसपास आएगी इसकी आंसर, इंटू 10 टू द पावर -3 मोल्स, ठीक है। लगभग इतनी ही वैल्यू आएगी, क्लियर है। ये आप सोल्व कर लेना, इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। एग्जैक्ट आएगी 9.5 के आसपास, ठीक है ना, 9.5, क्लियर है। चलिए देखिए, कैलकुलेशन पे मत जाइएगा कभी भी कि इतनी हार्ड कैलकुलेशन है। जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं ना तो कैलकुलेशन इजी आती है, ठीक है ना। ये इजीली कट जाते हैं आपस में, इजी आंसर आता है, यहाँ पे भी इजी आंसर आएगा आपका। एग्ज़ाम में आपको केवल चेक किया जाता है कि हाँ आपको कॉन्सेप्ट पता है नहीं पता है,
कैलकुलेशन में ज़्यादा उलझाया नहीं जाता है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट में उलझाया जाता है। तो आई होप इस टाइप का अगर नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आपको थॉट आएगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से हमें ट्राई करना है। क्लियर है? चलिए इसे एक बार आप नोट कर लीजिए। ओके, तो देखिए आज के लेक्चर में तो हमने बेसिकली क्वेश्चन ही किए हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन के ऊपर, ठीक है। आई एम श्योर छोटे से लेकर बड़े लेवल तक के सभी क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए हैं और कुछ क्वेश्चन आपसे हुए होंगे, कुछ नहीं हुए होंगे, तो फिर से ट्राई कीजिए, थॉट डेवलप कीजिए कि हाँ कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा हमें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना। पहला काम हमारा रहेगा क्वेश्चन को समझने का। एक बार क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आधा क्वेश्चन तो हमारा वहीं सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। रेडॉक्स में इस इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम ही यही होती है कि क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसलिए उसको आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा क्वेश्चंस को, उसकी लैंग्वेज थोड़ी कैसी होती है। जब आप अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो अब आपको पता चलेगी। क्लियर है? चलिए, तो रेडॉक्स टाइट्रेशन अपनी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के लिए। क्लियर है? चलिए, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।